गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। मैं सोनाली स्वागत करती हूँ मेरे चैनल बायोलॉजी सोनाली में। तो आज हम देखेंगे जो कि सेकेंड सेमेस्टर में है बीएससी जूलॉजी ऑनर्स, उनका पेपर थर्ड जो है कि माइक्रोबायोलॉजी, जिसमें कि आज हम देखेंगे यूनिट 1 का हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। आज है उसका थर्ड क्लास। तो ऑलरेडी पहले से 2 क्लास कंप्लीट हो चुका है। तो 2 क्लास में हम लोग क्या क्या कंप्लीट किए हैं वो मैं आपको थोड़ा सा बोल देती हूँ। तो हम लोग 2 क्लास में प्रीवियस क्लास में कंप्लीट किए हैं व्हाट इज माइक्रोबायोलॉजी, इसका मेरिट्स क्या है, डिमेरिट क्या है, ए बायोजेनेसिस क्या है, उसके बाद बायोजेनेसिस क्या है, और उसके बाद कुछ बायोलॉजिस्ट उनका कंट्रीब्यूशन क्या है उसके बारे में हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं, जैसे कि फ्रांसिस्को रेडी। फिर उनके बाद आए जॉन निधाम, उसके बाद लाजारोस पालंजनी के बाद लोइस पास्चर और उनका जो एक्सपेरिमेंट था उसके बारे में, क्या क्या उसका एक्सपेरिमेंट हुआ था, रिजल्ट क्या है, ये सब हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। तो आज का जो क्लास है, आज के क्लास में हम लोग जॉन टिंडल उनके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। जो भी मेरे क्लास में नए आए हैं, अगर आप प्रीवियस क्लास नहीं देखे हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप जाके प्रीवियस क्लास देख सकते हैं। इसके अलावा आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पर मैं आप जो मेरा लेटेस्ट क्लास है उसका अपडेट आप जान जाएंगे। तो आज क्लास स्टार्ट करेंगे उससे पहले जो भी मेरे चैनल पर नए आए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए और शेयर कीजिए। तो जॉन टिंडल अगर हम लोग देखें तो 1820 से 1883, तो ये एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, ठीक है। तो ये इनका क्या कंट्रीब्यूशन था माइक्रोबायोलॉजी के ऊपर, इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। जॉन टिंडल, a British scientist, significantly contributed to microbiology by disproving the theory of spontaneous generation and developing a sterilization method called tyndallization to kill heat resistant bacterial spore। तो देखिए, इससे पहले हमें यह पता था कि स्टेरिलाइजेशन से हीट प्रोसेस से हम किसी भी बैक्टीरिया को मार सकते हैं। लेकिन ऐसे भी होते हैं बैक्टीरिया, हमारा 2 तरह का होता है, एक है हीट रेजिस्टेंस बैक्टीरिया और एक है जो कि हीट सेंसिटिविटी बैक्टीरिया। जो हीट सेंसिटिविटी बैक्टीरिया होते हैं वो बेसिकली क्या होता है, थोड़ा सा अगर हीट प्रोवाइड कर दे तो बैक्टीरिया खत्म हो जाता है। लेकिन ऐसे भी कुछ बैक्टीरिया है जिसमें कि जितना भी आप हीट दे, ठीक है, वो ऑप्टिमम एनवायरमेंटल कंडीशन में भी अपने आप को जिंदा रख सकते हैं। तो इस तरह से जो बैक्टीरिया होते हैं उसको हीट रेजिस्टेंस बैक्टीरिया बोलते हैं। तो इसीलिए उसी तरह से बैक्टीरिया को कैसे किल किया जाए, अगर हम लोग ज़्यादा हीट देंगे, अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ पर खत्म हो जाता है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर ऐसे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसको कि हीट देने के बाद भी वो ख़त्म नहीं होते क्योंकि उनका हीट रेजिस्टेंस कैपेसिटी ज़्यादा है, तो वहाँ पर क्या किया जाए। तो इसीलिए जॉन टिंडलाइजेशन एक मेथड लाए जिससे कि जो भी बैक्टीरिया है जो कि हीट रेजिस्टेंस कैपेसिटी उन लोगों का होता है उसको किल करने के लिए बेस्ट मेथड था, ठीक है। तो टिंडल conducted experiments in a aseptically designed box to demonstrate that dust carries germ। एसेप्टिक मेथड क्या है, क्योंकि आप लोग माइक्रोबायोलॉजी पढ़ रहे हैं, इसका पेपर थर्ड का पहला प्रैक्टिकल आपका एसेप्टिक टेक्निक है, जो कि आपके जो भी रेस्पेक्टिव कॉलेज में जो भी आपके डेमोस्ट्रेटर होंगे वो ऑलरेडी आपको एसेप्टिक टेक्निक क्या है वो आपको बोल चुके होंगे। ये एक बेसिकली एक मेथड होता है जिसमें कि जो जर्म होता है जर्म फ्री करना पड़ता है, या तो फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को वहाँ से उसको मतलब किल करना या फिर निकालना का जो जितने भी सारे मेथड होते हैं, जैसे कि स्टेरिलाइजेशन का भी डिफरेंट टाइप का मेथड होता है, इसको हम लोग एसेप्टिक बोलते हैं। यार एसेप्टिकली डिजाइन बॉक्स एक वो बनाए जिससे कि वो डस्ट जो जर्म में जो डस्ट होता है ना, जो डस्ट में जो जर्म होता है ना उसको डेमोस्ट्रेट किए। क्योंकि इससे पहले जो बायोलॉजिस्ट आए थे, आपका जो हम लोग पढ़े ना प्रीवियस क्लास में
कि लुइस पास्चर वो तो ऑलरेडी प्रूव कर चुके थे कि जितने भी सारे जर्म होता है या फिर माइक्रोब्स होता है वो डस्ट के थ्रू आता है या फिर एयरबोर्न डिजीज, वो एयरबोर्न से आता है और एयरबोर्न डिजीज कैरी करता है। तो यहाँ पर जॉन टिंडाल क्या किए, एक इस तरह से एक बॉक्स डिजाइन किए जिसको क्या हमें एब्स्ट्रैक्टिकली डिजाइन बॉक्स बोल सकते हैं, जहाँ पर कि वो अपना जो एक्सपेरिमेंट था उसको डेमोन्स्ट्रेट कर पाए। ठीक है, जहाँ पर कुछ जर्म जो कि डस्ट के साथ आए हैं उसको लेके वो एक्सपेरिमेंट किए। ही शोड दैट इफ डस्ट वाज एब्सेंट स्टेराइल ब्रोथ रिमेन फ्री ऑफ माइक्रोबियल ग्रोथ इवन व्हेन एक्सपोज टू एयर। अगर कोई भी ब्रोथ यानी सूप, अगर कोई भी सूप ले, अगर वहाँ पर डस्ट नहीं है तो फिर देखा गया कि वहाँ पर कोई भी माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं हो रहा है, चाहे वो एयर के अंदर एयर के साथ एक्सपोज कंडीशन में हो, किसी भी तरह से एयर टाइट बॉन्ड सील नहीं है, फिर भी उसमें कोई माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं होता है क्योंकि वहाँ पर डस्ट नहीं है। दिस प्रोवाइडेड स्ट्रॉन्ग एविडेंस अगेंस्ट द थ्योरी ऑफ स्पॉन्टानियस जनरेशन। जो स्पॉन्टानियस जनरेशन था या तो फिर एबायोजेनेसिस थ्योरी था, जहाँ पर यह बोला गया था कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म एक नॉन लिविंग थिंग से ही उसका जन्म होता है, इसको ये स्ट्रांगली इसके अगेंस्ट में ये एक बहुत अच्छा सबूत था या फिर एविडेंस क्रिएट किया था, जो कि प्रोपोज्ड बाय दैट लाइफ कुड एराइज फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर। स्पॉन्टानियस जनरेशन क्या था? स्पॉन्टानियस जनरेशन मतलब लाइफ कुड एराइज फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर या तो फिर नॉन लिविंग थिंग से लाइफ का शुरू होता है। जो ये जो स्पॉन्टानियस थ्योरी था इसको ये स्ट्रांगली मना किए। ठीक है, पता चला कि ये ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, सपोर्टिंग लुइस पास्चर्स जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज। और भी क्या हुआ, जॉन टिंडाल जो थे वो बेसिकली लुइस पास्चर का जो जर्म थ्योरी था, जिसे वो ये बोले थे कि बेसिकली तो देखिए, एक तो कोई भी नॉन लिविंग थिंग से कोई भी जीवों का उत्पत्ति नहीं होता है, लेकिन इतना याद रखिए अगर एयरबोर्न माइक्रो ऑर्गेनिज्म आए तो ये जरूर हमको डिजीज क्रिएट करने में हेल्प करता है। ठीक है, हमारे अंदर डिजीज क्रिएट करता है। तो लुइस पास्चर का ये जो जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज, इसको भी क्या हुआ, जॉन टिंडाल स्ट्रांगली सपोर्ट किए। तो एक तरह से बोल सकते हैं हम लोग जॉन टिंडाल भी बायोजेनेसिस के साथ ही थे। वो ए बायोजेनेसिस के खिलाफ थे और बायोजेनेसिस के साथ ही थे। ठीक है, तो ये है उनका कुछ एक्सपेरिमेंट जहां पर वो क्या किया, एक जगह पर यहाँ पर क्या देखिए, यहाँ पर वो सूप लिए, उसको अच्छी तरह से बॉईल किए, करने के बाद उसको थोड़ी देर के लिए कूल कर दिए। कूल करने के बाद फिर से क्या किया, फिर से वो यहाँ पर उसको बॉयल करने लगे। तो यहाँ से क्या हुआ, अगर बार बार हम लोग कूल करें, फिर थोड़ी देर के लिए उसको छोड़ दे ठंडा होने के लिए, फिर से अगर कूल करें, फिर से ठंडा होने के लिए छोड़ दे, इसे एक टाइम इंटरवल में हम करते ही जाए, तो बाद में जाकर देखा गया कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ पर डेवलप बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो लास्ट जो फ्लास है इसमें बिल्कुल ये चाहे एयर के संस्पर्श में आए या फिर एयर में एक्सपोज हो, यहाँ पर कोई किसी भी तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, एक टाइम इंटरवल में, या तो फिर हम लोग इसको डिसकंटिन्यूअस बॉइलिंग बोलते हैं या तो फिर इंटरमीडिएट बॉइलिंग बोलते हैं, जहाँ पर थोड़ी देर के लिए या फिर एक दिन के लिए इसको रखा गया, फिर से गर्म किया गया, फिर एक दिन के लिए रखा गया। इस तरह से इसको करते गए जब तक जो बैक्टीरियल का जो स्पोर है पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो जाते, क्योंकि बैक्टीरियल स्पोर का क्या होता है, वो हीट रेजिस्टेंस कैपेसिटी रखते हैं। ठीक है, तो इस तरह से उनका एक्सपेरिमेंट था जिसको टिंडालाइजेशन बोला जाता है। तो टिंडालाइजेशन के बारे में हम लोग जो मैं आपको समझा दी, अभी हम लोग देखेंगे। टिंडालाइजेशन एसेंशियली कंसिस्ट ऑफ हीटिंग द सब्सटेंस टू बॉइलिंग पॉइंट। जितना भी बॉइलिंग पॉइंट है उतना तक उसको हीट किया जाए, या तो फिर जस्ट बिलो द बॉइलिंग पॉइंट, होल्डिंग इट देयर फॉर 15 मिनट 3 days इन सक्सेशन। 3 दिन तक इस तरह से किया गया
कि बॉइलिंग किया गया, उसको फिर थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया गया, फिर बॉइलिंग किया गया, इस तरह से छोड़ दिया गया। तो इसी तरह से कुछ टाइम इंटरवल तक ऐसा किया गया। आफ्टर ईच हीटिंग द रेस्टिंग पीरियड विल अलाउ स्पोर दैट हैव सर्वाइव टू जर्मिनेट इनटू बैक्टीरियल सेल। तो तब तक के लिए बैक्टीरियल स्पोर को, क्योंकि बैक्टीरियल स्पोर जो है वो तो हीट रेजिस्टेंस कैपेसिटी रखता है ना, तो तब फिर उसको छोड़ दिया गया कि जब तक उसमें से बैक्टीरियल सेल का डेवलप ना हो जाए। फिर क्या किया गया, जब बैक्टीरियल सेल का डेवलपमेंट हो गया, फिर से उसको हम क्या हुआ, यहाँ पर हीट दिया गया। ठीक है, जिस तरह से मैं अभी गर्मी से मेरा हीट रेजिस्टेंस कैपेसिटी अभी ख़त्म हो रहा है। ठीक है, क्योंकि बहुत गर्मी हो रहा है अभी, क्योंकि मैं फ़ैन बंद किया हूँ। फैन चलाने से आप लोगों को मेरी बात नहीं सुनाई देगा। ठीक है, कितनी मेहनत करना पड़ता है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो मैं भी यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट से थोड़ा सा नीचे हूँ। अगर पूरी तरह से बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा तो मैं भी मेल्ट हो जाऊँगी यहाँ पर। ठीक है, तो जल्दी जल्दी क्लास ख़त्म करते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, आराम से क्लास ख़त्म करेंगे जब तक आप लोग पूरी तरह से नहीं समझते। तो क्या हुआ, तो बैक्टीरियल सेल डेवलप हुआ। दिस सेल विल बी किल्ड बाय नेक्स्ट डे हीटिंग, फिर नेक्स्ट डे उसको मार दिया गया, फिर छोड़ दिया गया, ताकि जो भी बचा कुचा बैक्टीरियल स्पोर है वो फिर से बैक्टीरियल सेल में डेवलप हो जाए। बैक्टीरियल सेल में डेवलप होने के बाद फिर से बायोलॉजिस्ट आए, अच्छा तुम डेवलप हो गए, चलो अभी फिर से तुमको हम लोग गर्म करते हैं, फिर गर्म कर दिए। ठीक है, तो उसका भी डेथ हो गया। इस तरह से जब तक टोटली जितने भी बैक्टीरियल सेल है, जितने भी जो बैक्टीरियल स्पोर है, सभी का खात्मा नहीं हुआ, तब तक बॉइलिंग किया गया। ड्यूरिंग द रेस्टिंग पीरियड द सब्सटेंस बीन स्टेरिलाइज्ड इन केप्ट इन ए मॉइस्ट एनवायरनमेंट एट ए वार्म रूम टेम्परेचर। तो तब तक, जब तक ये जो एक्सपेरिमेंट चला, तब तक यहाँ उसको इस तरह से कोई एनवायरनमेंट में रखा गया जहाँ पर कि वार्म रूम टेम्परेचर हो। ठीक है, कंडक्टिव टू जर्मिनेशन ऑफ द स्पोर, जो कि स्पोर जर्मिनेशन के लिए सुइटेबल एनवायरनमेंट होता है। When the environment is favorable for bacteria, it is conducive to the germination of cell from spore, and spore do not form from cell in this environment. ऐसा एक एनवायरनमेंट रखा गया जहाँ पर कि एक सुइटेबल एनवायरनमेंट है, जहाँ पर स्पोर से सेल तो फॉर्मेशन हो जाता है, लेकिन सेल से फिर से स्पोर नहीं आ सकता। ठीक है, इस तरह से एनवायरमेंटल कंडीशन में रखा गया। इसका मतलब जो भी स्पोर है उसको टोटली डेवलप कर दिया गया है बैक्टीरियल सेल में, और बैक्टीरियल सेल फिर से वहाँ पर स्पोर प्रोड्यूस नहीं कर सकते। इस तरह से के एनवायरनमेंट में रखा गया, और हर एक दिन इसको फिर से बॉयल करके छोड़ दिया जाता था। ठीक है, अच्छा ये हो गया टिंडालाइजेशन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, आपको टिंडालाइजेशन समझाई। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और एक बायोलॉजिस्ट के बारे में समझेंगे और उनके बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय।